हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 14 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके केमिकल नेचर कैसा होता है, उसका केमिकल इफेक्ट कैसा पड़ता है, यानी रासायनिक प्रभाव। हमने क्लास 6 में इसके बारे में बात की थी, विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि कुछ पदार्थ जो थे जो अपने में से विद्युत को प्रभावित होने दे रहे थे, यानी वहाँ से विद्युत का संचालन हो रहा था, तो वो थे विद्युत के सुचालक, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, लोहे। और वहीं पे कुछ पदार्थ इसके कुचालक थे, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारी चीज़ें। तो वहीं पे इसको परखने के लिए हमने एक टेस्टर भी देखा था। ठीक, तो टेस्टर में ये आगे का जो सिरा है वो लोहे, कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जब लगाया गया तो यहाँ ये परिपथ पूरा हो रहा था और ये सुचालक था, लेकिन वहीं पे जब ये परिपथ इसमें लगाया गया तो ये तो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, तो ये हीन चालक यानी कि कुचालक था, यहाँ से विद्युत प्रवाहित नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि क्या विद्युत जो है वो द्रव में भी प्रवाहित हो सकती है, या उसका चालन विद्युत का जो है द्रव में होता है या नहीं। उसके लिए इसी टेस्टर का यूज़ किया जाएगा। उसके पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा टेस्टर सही है या नहीं, ये विद्युत परिपथ को पूरा कर रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे द्रव में विद्युत के चालन के लिए एक यहाँ पे क्रियाकलाप की गई है। एक बीकर लिया गया है, बीकर में यहाँ एक नींबू का रस डाला गया है। ठीक है, नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पे एक परिपथ बनाया गया, यहाँ पे इसको सेल से जोड़ दिया गया और यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है। ठीक है, इन दोनों जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का जो द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही बल्ब जो है यहाँ पर वो जलने लगता है। इसका मतलब कि ये जो नींबू का रस है ये विद्युत के प्रवाह का यानी संचालन को होने दे रहा है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे यहीं पे कोई द्रव ऐसा होता जो परिपथ को पूरा नहीं करता तो बल्ब नहीं जलता। ठीक है, ऐसी स्थितियों के लिए भी एक जो है क्रियाकलाप किए जाते हैं। ठीक है, यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है और या तो तंतु जो है पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाता, तब भी बल्ब जो होता है दीप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है कि द्रव भी संचालन करने में असमर्थ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई बल्ब की जो तंतु होती है जब वो तप्त हो जाती है तब जाके वो जलती है। अगर वो उतनी ऊष्मा उसको नहीं मिल रही, उतनी विद्युत नहीं मिल रही हो तो तप्त नहीं होगा और क्या होगा, बल्ब दीप्त यानी जलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पे कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु ये संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित धारा जो है वो बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। ठीक, आगे यहाँ पे बताया गया है एलईडी के बारे में। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिशन डायोड। ठीक है, ये एलईडी जो होती है बहुत ही दुर्बल जो विद्युत धारा होती है उसमें भी ये जलती है। ठीक है, इसमें दो तार होते हैं। ठीक है, इसमें दो तार जुड़े रहते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। और ये एक तार दूसरे की अपेक्षा जो होता है इसमें बड़ा होता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। इसमें जो इससे लंबे तार को हमेशा इसके धन टर्मिनल से ही जोड़ा जाता है, यानी एलईडी में जो दो तार होते हैं उसमें से एक तार बड़ा होता है, एक तार छोटा। जो बड़ा वाला तार होता है हमेशा धन टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो छोटा तार है वो ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। आगे है एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए यहाँ पे विद्युत धारा के जो है कि किसी अन्य प्रभाव का भी उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास हम रखी जो चुंबकीय सुई होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमने क्लास 6 में देखा था। आइए फिर से देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक माचिस की खाली डिबिया ली गई है, उसमें जो है एक तार लपेट कर यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर और इसका यहाँ पे ये तार दोनों साइड से बनाए गए हैं। ठीक है, अब जो तार का जो स्वतंत्र सिरा है उसको बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़कर और दूसरे को स्वतंत्र कर दिया गया है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से संपर्क कराया जाए। ठीक है, इन दोनों को संपर्क कराया जाए तो चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। जो तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला हमने जो टेस्टर तैयार किया है, अब उसको हमने एक नींबू के जो है रस में डाल के उसको बाहर निकालते हैं, उसे फिर पानी में डुबाया जाता है, उसे फिर पोंछ कर सुखाया जाता है।
इस क्रियाकलाप में अन्य द्रव जैसे कि पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि चीज़ों को भी हम लेकर कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग डिफरेंट चीज़ों से करके दिखाया गया है। तो यहाँ क्या है कि जब टेस्टर एक के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो उनके बीच वायु होती है। ठीक है, और वायु जो है विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं कि पूरी तरह से परिपथ को पूरा कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधियों के बीच में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्गीकृत मतलब उनको किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि हम सुचालक और कुचालक को देखें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी और अच्छा भी रहता है। इसलिए हमने जब जो नल के पानी होते हैं उसका जो विद्युत चालन का परीक्षण किया और आसुत जल का, तो उसका देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में करीब जो है 2 चम्मच आसुत जल लिया गया। ठीक है, आसुत जल में यहाँ टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण किया गया। तो अब जो यहाँ पे आसुत जल में जब डाला गया तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसमें 1 चम्मच नमक घोलकर उसका फिर देखा गया तो वहाँ पे विद्युत परिपथ पूरा हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम आसुत जल में नमक घोलें तो नमक का घोल जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुओं या इन सब से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उनमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं। लेकिन आसुत जल होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, उसके सारे लवण मिनरल सब निकल गए रहते हैं। तो खनिज लवणों की थोड़ी भी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि साधारण लवण को आसुत जल में घोला गया तो वह एक अच्छा चालक बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी हमें जो है पदार्थ मिल सकते हैं जो हमारे लिए विद्युत के सुचालक हो सकते हैं। यहाँ पे अब आगे जो है परीक्षण और किया गया है। तो एक बॉटल लेकर उसमें करीब जो है साफ जल डाला गया है और एक में आसुत जल। ठीक है, यहाँ पे आसुत जल डाल के भी किया गया। उसमें आसुत जल में क्या किया गया है कि एक जो ढक्कन आसुत जल उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया गया। अब दूसरे ढक्कन आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाई गई हैं, और तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो पहला जो है आसुत जल उसमें नींबू का रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड, तीसरे में शुगर। ठीक है, अब इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे उसको पता करना है। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इन सब में तो हमने क्लास 7 में बहुत सारे प्रभावों के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक क्रियाकलाप करके कि ये सारी चीज़ें जो भी हमने पहले बताई उनका अब रासायनिक प्रभाव में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक बीकर लिया गया है। ठीक, एक बीकर लेकर उसमें कार्बन की 2 छड़ें डाली गई। कार्बन की छड़ की जगह हम किल भी यूज़ कर लेते हैं। और सेल बैटरी के ऊपर की जो धातु की टोपी होती है उसे निकाल कर यहाँ लगा दिया गया, और फिर इसमें से एक तार जोड़ के एक साइड पॉजिटिव से और एक साइड इसमें नेगेटिव से इसको जोड़ा गया और इसमें जल भर दिया गया। ठीक, यहाँ पे जो हमने कार्बन की छड़ें यहाँ यूज़ की हैं, इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो है पानी भरने के बाद इसमें क्या किया गया है, जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच जो है एक नींबू का रस भी डाला गया है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोड को फिर डुबोया गया। यहाँ पे देखा जाता है कि जो कार्बन की छड़ें, जो धातुओं की टोपियाँ जो हमने अभी बनाई थी कार्बन की छड़ के ऊपर, वो हमेशा जल के बाहर ही रहना चाहिए। करीब 5 मिनट बाद इसमें जो है इसका जो है एक प्रतिक्रिया दिखेगी। तो उसके लिए यहाँ प्रतिक्रिया जो बताई गई है, यहाँ पे ब्रिटिश जो रसायनज्ञ थे विलियम निकलसन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि हम
हमें जल का जो फॉर्मूला है H2O, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन के जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं। यहाँ पे ये जो हमने बुलबुले देखे तो ये किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी इलेक्ट्रोड अभी नींबू के रस में जो डुबोया था पानी के साथ, उसमें यही प्रतिक्रिया दिखेगी, वहाँ पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप हम देख सकते हैं। तो विलयनों के रंग में भी परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। और ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं उसमें बुलबुले बनते हुए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि हमने द्रव में तो देख लिया, क्या बाकी चीज़ें जैसे होती हैं फल या सब्जियाँ, उनमें भी क्या विद्युत का चालन होता है? तो इसके लिए क्या किया गया, एक आलू को काटा गया है, ठीक है। उसमें इसी तरह से जो है तार लगाए गए हैं। यहाँ पे जो हमने माचिस की तीली बनाई थी, ये लगाने के बाद करीब आधे घंटे बाद देखा गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल का साइड था उस साइड यहाँ पे कुछ रंग में चेंजेस हो रहे थे, कुछ ब्लू ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रहे थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उनमें भी विद्युत का चालन हो सकता है, ठीक है। आगे है विद्युत लेपन, ठीक है। हम कोई नई चीज़ या साइकिल के जैसे हैंडल, पट्टियाँ सब देखते हैं तो बिल्कुल चमकदार होती हैं, ठीक है। ये कुछ आभूषण होते हैं जो कि सोने या चांदी के एक्चुअल के नहीं होते, बट उन पर एक पानी यानी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में धातु के ऊपर एक दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। कोई चीज़ बिल्कुल चमकदार होती है तो हम क्या देखते हैं कि उसके अगर वो खुरची जाए तो उसके अंदर की सतह उतनी चमकदार नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होती है कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किसी सस्ती चीज़ की बना दी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बताया गया है, एक इलेक्ट्रोड तैयार किया गया है। यहाँ पे तांबे की 2 प्लेट ली गई हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है और इसमें एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। तो देखा गया कि यहाँ पे करीब 15 मिनट की विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद देखा गया कि इसमें कुछ कलर जैसा चेंजेस हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमने किस में डुबोया, कॉपर सल्फेट विलयन में, तो वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कॉपर सल्फेट जो था विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से कॉपर और सल्फेट में टूट गया, यानी वियोजित हो गया। तो जो स्वतंत्र कॉपर थे उनकी जो बैटरी के उसमें जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड था, एक पॉजिटिव से जुड़ा था, एक नेगेटिव से। तो जो हमने कॉपर विलयन बनाया उसमें कॉपर और सल्फेट टूट गए, तो ये कॉपर जाके जो नेगेटिव वाला जो प्लेट था उस पर जाकर निक्षेपित हो जा रहा था। तो इसमें जो कॉपर की क्षय की पूर्ति भी तो हो रही है, क्योंकि वहाँ कॉपर अगर टूट रहा है तो विलयन में कॉपर भी होना चाहिए। तो उसकी पूर्ति जो है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट हमने बनाई जो प्लस वाले से जुड़ी हुई है, वो कॉपर के विलयन में घुलता जाता है। इस प्रकार से कॉपर की क्षति भी पूरी हो जाती है और कॉपर का लेपन भी हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है, ठीक है। और ये विद्युत लेपन जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रक्रम है। इनका उपयोग जो है धातुओं को जो है और वस्तुओं को उन पर दूसरी पतली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है, जैसे कि कार के कुछ भाग, स्नानगृह की टोटियाँ, गैस बर्नर, साइकिल के जो होते हैं हैंडल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें जो क्रोमियम का लेपन किया जा रहा है वो चमकदार दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये संक्षारित नहीं होता, यानी ख़त्म नहीं होता जल्दी। ये खरोंचों का जो है प्रतिरोध करता है। क्रोमियम बहुत महंगा होता है, इसलिए इसकी पूरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ लेपन किया जाता है। आभूषण बनाने वाले जैसे सस्ती धातुओं पर चांदी और सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण जो होते हैं दिखने में बिल्कुल चांदी और सोने जैसे होंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए हम जो है टीन के डब्बों का जो है उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं लोहे के संपर्क में नहीं आते और ख़राब होने से बच जाते हैं।
पुल और जो स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। इसलिए लोहे में संक्षारित होने वाले जंग से जो होते हैं उसमें जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसके जो है संक्षार और जंग लगाने से बचने के लिए इस पर लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ द्रव जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं। ठीक है, सुचालक में हमने नींबू का रस देखा, हीन चालक में हमने आसू जल यानी डिस्टिल वाटर। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और यह इन्हें रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कह रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।